तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी का जो टीज़र है, उस टीज़र को इसलिए दिया गया है क्योंकि आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो पुलिस की कई बार जो लापरवाही होती है केस की जाँच में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो इन चीज़ों को दिखाती है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, हालांकि वो कहानी मैं डिटेल में इसी कहानी के एपिसोड में सुना चुका हूँ। आरुषि केस शायद पूरा देश वाकिफ हो, देश के बाहर के भी लोग जानते हैं। ये केस एक ज़माने में इंडिया में लगातार सुर्खियों में रहा और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि हर शख्स ये जानना चाहता था कि क्या कोई माँ बाप अपनी बच्ची को मार सकता है, उसका कत्ल कर सकता है, उसकी जान ले सकता है। और यही वो एक सवाल था जिसने आरुषि केस को इतने ज़माने तक जिंदा रखा। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि थोड़ी सी, चूँकि ये जो केस है आरुषि, ये नोएडा का मामला था, यूपी पुलिस के अंडर में, और आज की जो कहानी है वो भी यूपी पुलिस के अंडर में ही आएगी, जुरिसडिक्शन जो है। तो गलतियों से आदमी सबक सीखता है, लेकिन यहाँ ऐसे न मालूम कितने केस हैं जिसमें सबक सीखने की कोई जहमत भी नहीं उठाता। आरुषि केस में हुआ ये था कि जब आरुषि की लाश मिली 2008 में, मई का महीना, तो उस वक्त दिल्ली में बहुत सारी ऐसे कत्ल हुए थे जिसमें ये कहा जा रहा था घरेलू नौकरों का हाथ है, और नौकर जो है वो अपने घर में अकेला किसी को पाते हैं, मारते हैं और लूट कर चले जाते हैं। और उस वक्त बहुत सारे ऐसे नेपाल से यहाँ आकर काम करने वाले लोगों की तरफ भी उंगलियाँ उठी थी। तो जब आरुषि की सुबह लाश मिली तो पहली खबर यही हर तरफ फैली कि आरुषि का कत्ल उसी घर में रहने वाले एक नौकर हेमराज ने कर दिया है। और हेमराज मारने के बाद चूँकि उसका ताल्लुक नेपाल से था तो वो भाग गया, और कुछ ही घंटे में नोएडा पुलिस ने एक तरह से एकदम डिक्लेयर कर दिया कि बड़ा सिंपल सा एक मर्डर है, और नोएडा पुलिस ये मान कर चल रही कि इस कत्ल के पीछे एक नौकर का हाथ है और नौकर भाग गया है। और नोएडा पुलिस ने बाकायदा अपनी कई टीमों को काठमांडू या नेपाल की तरफ रवाना भी कर दिया कि जाओ हेमराज को ढूंढो। अब इसके बाद एक पूरा दिन बीत जाता है, टीम निकली हुई है। अब पुलिस का यहाँ पे काम था कि जब एक कत्ल हुआ घर के अंदर तो घर की तमाम तलाशी ले, हर चीज़ को देखे, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हेमराज की तलाश में टीम भेज दी। उन्होंने कहा हमारा इन्वेस्टिगेशन ख़त्म, केस बड़ा एकदम आसान है कि आरुषि का कत्ल नौकर ने किया और वो फरार है, उसे पकड़ लेंगे, केस सॉल्व। अब अगला दिन आया, अगले दिन भी अब तमाम लोग भी वहाँ पहुँच रहे, मीडिया के रिपोर्टर भी, हम सब भी पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पर उस वक्त एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे यूपी के ही, मिस्टर के गौतम। तो के गौतम ने भी उस L18 आरुषि के घर का दौरा किया था, और अचानक उनकी नज़र पड़ती है कि उसी घर में जो एक सीढ़ी छत की तरफ जा रही है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ खून के छींटे हैं, निशान है। तो उन्होंने पुलिस से कहा भी यहाँ खून के छींटे हैं, देखो कहीं ये खून के छींटे किसके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरुषि को कहीं और मारा गया फिर यहाँ लाया गया है, या फिर कुछ भी हो सकता है। पर नोएडा पुलिस ने इसकी जहमत नहीं उठाई, उसने कहा कि हम बस हेमराज को पकड़ लेंगे, केस सॉल्व है। तब भी ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक उस सीढ़ी के ऊपर एक दरवाजे के पास एक खून के पंजे का निशान था, उसकी तरफ भी ध्यान दिलाया गया कि खून का पंजा ऐसा लगता है जैसे किसी ने सहारा लेने के लिए हाथ दीवार पर रखा हो, तो कम से कम इसकी तलाश करो, छत पर जाकर देखो, छत पे कोई सुराग मिल जाए। नोएडा पुलिस ने ये भी उस वक्त जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि वो छत का दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। हमने पूछा, तलवार फैमिली कहते हैं कि चाबी हमारे पास तो है नहीं, वो तो हेमराज के पास ही होता है। तो उन्होंने ताला भी नहीं खोला। 2 दिन के बाद पता चला, जब उस के गौतम ने फोर्स किया, फिर उस दरवाजे के ताला को तोड़ा गया, तो जिस हेमराज को ढूंढने के लिए नोएडा पुलिस की एक टीम नेपाल की तरफ गई हुई थी, वो हेमराज उसी छत पर मुर्दा पड़ा था। उसके ऊपर कूलर का एक कवर रखा हुआ था और खून से लथपथ लाश थी। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर 2 दिन पहले ही ये पुलिस तलाशी ले लेती, छत पर जाती और देखती और हेमराज का लाश मिल जाती, तो ये कहानी पलट जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी अलग तरीके से होता, शुरुआत में जो सबूत नष्ट हुए वो सब भी बच जाता। लेकिन ये सब पुलिस की बेसिक लापरवाही की वजह से नहीं हो पाया, और ये फिर केस इतना उलझा कि आज तक अनसुलझा ही है। ऐसी ही ठीक गलती यूपी पुलिस ने एक बार और की है, और आज की कहानी उसी गलती की कहानी लगभग 1.25 साल पुरानी है, या 2 साल होने वाले हैं। ये कहानी है 21 नवंबर 2020 की, 21 नवंबर 2020, और कहानी उत्तर प्रदेश के ही फिरोज़ाबाद इलाके की है। इस फिरोज़ाबाद के सिरसागंज इलाके में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था खुशबू।
खुशबू के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम है गौरव। दोनों का घर मुश्किल से कुछ कदम की दूरी पर है। दोनों एक ही मोहल्ले में, एक ही इलाके में रहने वाले, और स्कूल भी दोनों अलग अलग जाते थे। चूँकि दोनों के घर के लोगों के बीच में भी अच्छी खासी जान पहचान और दोस्ती थी, पड़ोस में रहते थे। धीरे धीरे खुशबू और गौरव एक साथ बड़े होते। फिर खुशबू को साइकिल सीखनी थी, गौरव उसे साइकिल सिखाता है घर वालों से पूछकर। धीरे धीरे इनकी दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। अब खुशबू गौरव को बेइंतहा प्यार करने लगती है। ये बात धीरे धीरे फिर खुशबू के घर वालों को पता चलती है। खुशबू के घर वाले इनकार करते हैं। उधर गौरव से भी वो कहती है कि अब शादी करूँगी तो तुमसे ही, लेकिन गौरव के घर वाले भी उसे मालूम था तैयार नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट ये वक्त बीतता जाता है, दोनों बातें करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। लेकिन जब बात खुशबू के घर वालों को पता चली कि ये तो अब शादी के लिए ज़िद कर रही है, तो फिर उन्होंने गौरव से उसका मिलने जुलने पर रोक लगाई। उधर गौरव के घर वालों ने भी फिर कहा कि मिलना जुलना बंद करो, लेकिन दोनों फिर भी खामोशी से चुपचाप मिलते जुलते, फ़ोन पे बात करते। अब इसी दौरान शादी को लेकर खुशबू जो है वो गौरव पर एक तरह से कहने लगी कि ये घर वाले तो हमारे करेंगे नहीं, ना तुम्हारे घर वाले तैयार होंगे, तो हमें शादी भाग के कर लेनी चाहिए। गौरव के घर वालों को भी बात पता थी। गौरव ने अपने घर वालों से बात की। और खुशबू और गौरव में यहाँ पे एक फ़र्क ये था कि खुशबू वाकई दिलो जान से उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन गौरव अपने घर वालों और बाकी चीज़ों का भी वो कर रहा था कि पता नहीं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाऊँ ना जाऊँ। इसी दौरान में 21 नवंबर 2020 की तारीख आ जाती है। इधर खुशबू लगातार पीछे गौरव के पड़ी हुई है। उस दिन इनकी बात होती है फ़ोन पर। फिर गौरव उससे कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम शाम को चुपचाप मेरे घर आ जाओ और फिर हम शादी करेंगे। खुशबू खुश हो जाती है। शाम को वो अपने कुछ नए कपड़े अपने साथ रखती है और खामोशी से घर वालों को बिना कुछ बताए चुपचाप निकल जाती है। ये 21 नवंबर 2020 की वो तारीख थी जिस दिन खुशबू को आखिरी बार देखा गया। इसके बाद खुशबू गायब। अब शाम हो गई, रात हो गई, खुशबू घर नहीं लौटी। घर वालों को फिक्र हुई, लेकिन अब खुशबू और गौरव के रिश्ते दोनों घर वालों को पता थे। तो उन्हें ये लगा कि खुशबू बार बार शादी के लिए ज़िद कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव के साथ भाग गई। उन्होंने कहा चलो पता करते हैं गौरव के घर से। लेकिन जब वो गौरव के घर गए तो देखा ताला लगा हुआ है। उन्हें लगा थोड़ी देर में कहीं आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार घर में ताला लगा था। लेकिन पूरी रात घर का कोई भी मेंबर नहीं आया, जबकि गौरव के माँ बाप भाई सब वहाँ रहते थे। अब पूरी रात नहीं, फ़ोन नहीं, गौरव का भी फ़ोन नहीं। ढूंढते ढूंढते आखिरकार अगले दिन सिरसागंज पुलिस स्टेशन में खुशबू के पेरेंट्स ने जाकर खुशबू की गुमशुदगी की पूरी रिपोर्ट लिखाई और साथ में ये भी कहा, सच लिखाया कि एक पड़ोस में लड़का रहता है गौरव, जिसके साथ वो शादी करने की ज़िद कर रही थी और हमें शक है कि गौरव जी है उसको भगा कर ले गया। और गौरव के पूरे घर वाले भी गायब हैं और ताला लगा हुआ, तो इससे शक और यकीन में बदलता है। पुलिस की एक टीम आती है, देखती है हाँ वाकई घर में ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, गौरव और खुशबू के रिश्तों को खंगालती है। अब ये सब करके ढूंढती है। अब इधर धीरे धीरे माँ बाप खुशबू के ये कहते हैं कि बेटी चली गई, उन्हें अफसोस होता है कि मर्ज़ी से शादी करा देते। लेकिन फिर बेटी की मोहब्बत में उन्हें लगता है कि जैसे ही खुशबू लौटेगी वो उसकी शादी करा देंगे धूमधाम से। बस यही उनकी दुआ थी कि वो सही सलामत लौट आए। अब पुलिस भी इधर मान के चली कि लड़का लड़की के बीच प्यार का मामला है, दोनों भाग गए, शादी कर ली। और घर वालों को भी ये पता था कि कहीं पुलिस पकड़ने ले तो घर वाले भी भाग गए। अब यहीं से यूपी पुलिस इस केस को जिस तरीके से ट्रीट करती है, वो बेसिक एक तरह से कहें तो इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी पुलिस वालों को ऐसा शोभा नहीं देता। जिस तरीके से जांच की सिर्फ एक लाइन की वजह से हुई है कि लड़का लड़की मर्जी से भागे होंगे। अब पुलिस ने धीरे धीरे इस केस में इंटरेस्ट लेना भी बंद कर दिया। वक्त बीतता गया। इधर पुलिस ने शुरू में कहा कि गौरव हो या जितने भी घर वालों के फ़ोन नंबर थे उन सबको नंबर निकाला, ट्रेस करना शुरू किया, पर पता चला कि कोई भी एक दूसरे से फ़ोन पे बात ही नहीं करता है। तो इन सबको मालूम था कि फ़ोन का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक हो सकता है, कि बातचीत करेंगे तो पकड़े जाएंगे, पुलिस के रडार पर है।
वक्त बीतता जाता है। इस दौरान में कई बार पुलिस को खबर मिलती है कि गौरव या उसके किसी परिवार को दिल्ली में देखा गया, कभी हरियाणा में देखा गया, कभी बल्लभगढ़, कभी बहादुरगढ़, अलग अलग जगह पे। हालांकि उस वक्त भी खैर पुलिस की कुछ टीम घर वालों के दबाव में अलग अलग जगहों पे जाती है। पता चलता है कि हाँ कुछ वक्त पहले था यहाँ, अब निकल गया, तो हाथ आता नहीं है। अब वक्त बीतता जाता है, न गौरव मिल रहा है, न गौरव के घर वाले मिल रहे हैं, ना खुशबू मिल रही, कोई जानकारी नहीं मिल रही। 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में अब पुलिस ने भी इस केस में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। लगा कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं, कोई लौटा भी नहीं है, ठीक ठाक होंगे, कहीं अपना आशियाना बसा लिया होगा, कहीं ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन तभी अचानक 8 अक्टूबर को, इसी महीने, हफ्ता भर भी नहीं, पुलिस को खबर मिलती है कि गौरव जैसा एक लड़का गांव के इर्द गिर्द कुछ लोगों को घूमते हुए मिला है। पुलिस की टीम को जैसी ये खबर मिलती है, पुलिस की टीम पहुंचती है और एक नौजवान को देखती है और उसे पकड़ लेती है। जब पकड़ती है तो पता चलता है कि वाकई वो गौरव है। अब असल में पुलिस को एक खबर पहले भी मिली थी, वो ये थी कि गौरव इधर उधर था, लेकिन अब 2 साल हो गए तो कई बार वो गांव के बाहर बाहर से चक्कर काट के भी गया है, सिर्फ ये जानने के लिए कि इस गांव में खुशबू की गुमशुदगी को लेकर क्या माहौल है। और यही चेक करने के लिए वो 2 साल हो गया, उसे लगा पुलिस तो वैसे भी कुछ कर नहीं रही है, वक्त बीत गया, पुराना हो गया, घर वाले भी भूल गए होंगे, सब्र कर लिया होगा, तो चलो देख कर आते हैं माहौल क्या है। अब वो देखने के इत्तेफाक से किसी ने उसको पहचान लिया और पुलिस को खबर कर दी, क्योंकि पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला जानता था खुशबू और गौरव के रिश्ते और खुशबू की गुमशुदगी के बारे में। इसी के बाद अब पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार करके लाई, पूछा तुम यहाँ क्यों आए? तो उसने बताया कि मैं यही सोच कर आया कि अब 2 साल बाद किसको याद होगा, तो मैं जानना चाह रहा था कि खुशबू की गुमशुदगी को लेकर उसके घर वाले, बाकी पुलिस, इन लोगों का भी रवैया क्या है, क्या मामला है, ढूंढ रहे नहीं ढूंढ रहे। और चूँकि उसका घर यहाँ था तो पुलिस ने पूछा तुम लोग 2 साल से, तुम्हारे माँ बाप, भाई, ये सब कहाँ? तो उसने बताया हमें मालूम था कि खुशबू जब गायब होगी तो सबसे पहला शक हम पे और हमारे परिवार पर आएगा, और इसलिए हम लोग उसी दिन 21 नवंबर 2020 की रात को ही घर से निकल गए थे। कहाँ? तो उन्होंने कहा हम सब अलग अलग, मैं अलग था, माँ बाप अलग कहीं थे, भाई कहीं और चला गया। तो अलग अलग क्यों? तो उसने कहा कि हमें डर था कि पुलिस मोबाइल और इसके ज़रिए पकड़ सकती है। हालांकि हमने मोबाइल यूज़ करना भी बंद कर दिया था, हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, बात करनी हो तो जाते थे मिलने के लिए, एक दूसरे का ठिकाना मालूम था। पुलिस ने सबसे पहले तो उसकी निशानदेही पर उसके पिता को पकड़ा। अब पुलिस ने पूछा कि ये बताओ कि खुशबू कहाँ है? अब चूंकि वो पकड़ा गया था, खुशबू उससे प्यार करती थी, आखिरी बार उसी के घर ही निकली, तो कहाँ है? इसके बाद फिर गौरव ने पूरी कहानी सुनाई, और इसी एक कहानी ने फिर वो आरुषि में जो हुआ था वो उसकी याद दिला दी। गौरव ने जब अपनी कहानी सुनाई तो 2 साल के बाद 21 नवंबर 2020 को खुशबू गायब हुई थी। 8 अक्टूबर 2022 को उसकी कहानी सुनने के बाद शाम के वक्त पुलिस की एक टीम कुछ मजदूरों को लेकर गौरव के घर पहुंचती है, उसी घर में जिसमें पिछले 2 सालों से ताला लगा हुआ है, उसी घर में जिसमें जिस घर के रहने वाले लोगों पर शक जताया था खुशबू के घर वालों ने। पुलिस में एफआईआर थी, लेकिन पुलिस ने कभी ताला तोड़कर उस घर की तलाशी लेने की कोशिश ही नहीं की, नहीं, या दिमाग लगाया कि हो सकता है इस घर से कुछ सबूत मिले। अब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। गौरव कहानी सुना चुका था, उन्हें मालूम था कि किस जगह पे क्या करना है। अंदर एक कमरे में वो गए, कमरे में मजदूरों ने खुदाई शुरू की। वहाँ पे कूलर रखा हुआ था, पहले कूलर को हटाया गया। कूलर के नीचे बहुत सारे बोरी में कुछ बाकी चीज़ें रखी हुई थी, भूसा वूसा, उसको हटाया। अब ज़मीन की खुदाई शुरू हुई, कैमरे पे रिकॉर्डिंग हो रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया वैसे वैसे गौरव की कहानी बाहर आती गई। नीचे कमरे के अंदर उस गड्ढे में एक कंकाल दफन था। उस कंकाल को बाहर निकाला गया तो गौरव ने बताया कि ये कंकाल ही खुशबू है। 2 साल तक अपने ही घर से मुश्किल से 4 से 6 या 8 कदम की दूरी पर एक कमरे के अंदर खुशबू दफन थी, उसकी कब्र बनी हुई थी। पूरा परिवार खुशबू का इसको उधर उधर ढूंढ रहा था, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक छान मारा,
पुलिस की अपनी कई टीमें भेजी, पुलिस ने भी इधर उधर, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि खुशबू की लाश या खुशबू की कब्र उसके घर से चंद कदम की दूरी पर एक दूसरे घर के ज़मीन के अंदर है, एक कमरे के नीचे। अब इसके बाद गौरव ने जो पूरी कहानी सुनाई थी वो ये थी कि खुशबू शादी के लिए तंग कर रही थी। उसे मालूम था उसके घर वाले तैयार नहीं होंगे। घर वालों को उस पर शक था कि ये शादी कर सकता है, जैसे खुशबू उसके खिलाफ है। घर वालों के खिलाफ वो जाने को तैयार नहीं था। आखिर में उसने तय किया कि इस मामले को एक ही सूरत में ख़त्म किया जा सकता है कि खुशबू को ही रास्ते से हटा दें। और कमाल ये है कि घर वालों ने उसके इस फैसले में उसके साथ देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा ये पीछा छोड़ेगी नहीं, इसलिए एक काम करो, इसको मार ही डालो। 21 नवंबर को खुशबू को फ़ोन किया गौरव ने। उसने कहा मेरे घर वाले तैयार हो गए, एक काम करो तुम आ जाओ, आज ही हम लोग शादी करेंगे। ये सुनकर खुशबू खुश हो गई। बिना कुछ, उसने बताया था घर में किसी को बताना मत कि तुम कहाँ जा रही हो। वो निकली, बराबर में घर था। शाम, नवंबर का महीना, ठंड का महीना, वैसे ही ओस सब कुछ। तो बड़ी खामोशी से अपने घर से निकली और गौरव के घर में दाखिल हो गई। वहाँ जब गई तो पहले उसका गला घोंटा गया, भाई और सब ने मिलकर उसे मारा। फिर उसी कमरे में उन्होंने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद लाश दफनाई, उसके ऊपर पुआल और भूसा रखा और फिर उसके ऊपर एक कूलर रखा। ये सब करने के बाद रात को ही, इससे पहले कि खुशबू की गुमशुदगी की खबर फैले, कमरे में दरवाज़ा लगाकर सभी अलग अलग दिशाओं की तरफ निकल गए और फिर कभी लौटे नहीं। बीच बीच में सिर्फ गौरव आता था ये देखने को कि खुशबू की तलाश के लिए कौन क्या कर रहा है। तो जो शुरू में मैंने कहा था, ज़रा सोचिए, ठीक हेमराज की तरह, आरुषि की तरह, अगर उस दरवाजे को खोल लेती पुलिस अगले ही दिन या उसी दिन, तो शायद आरुषि के कत्ल से जुड़े बड़े अहम सबूत मिल सकते थे। यहाँ अगर पुलिस उस ताले को तोड़कर उस घर की तलाशी ले लेती तो शायद 2 साल तक खुशबू को एक कब्र के अंदर यूं दफन न होना पड़ता और 2 साल बाद एक कंकाल की शक्ल में उसे यूं बाहर न निकलना पड़ता। यह सब कुछ अगले 24 घंटे के अंदर हो चुका होता। लेकिन वही कहा कि कई बार कई केस को पुलिस हल्के में लेती है, कई केस जो हाई प्रोफाइल नहीं हो तो उसके हल्के में लेती है, और कई ओवर कॉन्फिडेंस में कि ये तो मामला सिंपल है, लड़का लड़की का मामला, कहाँ जाएंगे, शादी करेंगे फिर कुछ दिन के बाद लौट आएंगे। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो फिर केस को सुलझाने में बड़ी दिक्कत और मुश्किल आती है। और ऐसे कई केस हैं जिसमें पुलिस के पास कोई क्लू नहीं। मैंने आपको कई कहानियाँ सुनाई, लेकिन उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन, उनका जज्बा, केस को सुलझाने के लिए जो एक तरीका होना चाहिए, वो सब उन्होंने इस्तेमाल किया और ऐसे ऐसे केस को सुलझाए जिसमें सचमुच कोई सबूत और सुराग नहीं था। लेकिन जहाँ सब कुछ आपके सामने है, सुराग, सबूत, वहाँ आप आंखें फेर लेते हैं तो फिर केस का अंजाम ऐसे ही होता है जैसे खुशबू का हुआ। तो ये थी कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले सिलसिला वही अपना। आज गीता पाटिल जी का जन्मदिन है और इत्तेफाक से गीता पाटिल जी अमिताभ बच्चन साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है और बच्चन साहब का भी जन्मदिन आज ही है, 11 अक्टूबर। तो गीता पाटिल जी के साथ साथ बच्चन साहब को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बिग बी हमेशा यूं ही रहे और गीता जी आप जैसे फ़ैन जब हैं तो जाहिर सी बात है वो हमेशा अच्छे ही रहेंगे। और ये श्वेता पाटिल ने भेजा है, गीता जी की बिटिया है। इसके अलावा आज प्रेरणा बिस्ट, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रेरणा। और कैलाश राणा ने भेजा है। साथ ही मुस्कान शर्मा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्कान। और ऋतिक द्विवेदी ने भेजा है। इसके अलावा मयूरी खटलिस, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मयूरी। और श्रीनाथ ने भेजा है। विधि शाह की मम्मी का भी आज बर्थडे है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से विधि शाह आपकी मम्मी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और ये सूरत से हैं। इसके अलावा रीपू, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रीपू। और हरमन जी की वाइफ हैं और आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, अच्छी रहें और सब कुछ अच्छा हो आपकी ज़िंदगी में। जो कुछ आपने अभी हाल में आपके साथ हुआ, मैं यही दुआ करूँगा कि ऐसा ना हो और आप दोनों की ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो। मुशर्रफ शेख, इनका 10 अक्टूबर को जन्मदिन था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मुशर्रफ। साथ ही एडवोकेट आदिति तोमर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदिति जी। और ये
प्राची तोमर ने भेजा है, इनकी बहन है, और रोनित राठौर जी ने। चिन्मय, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चिन्मय। और ओवी और कोमल ने भेजा है। इसके अलावा विराज भटनागर का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विराज। साथ ही अमन वर्मा ने कहानी की फरमाइश की है। मंदर्प शर्मा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा मैरियन, मिलेना माइकल, हैज़ल, मैरिया माइकल और हिना असगर, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। धर्म मिश्रा, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। और साथ ही भावालिया मनोज, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। करण कटोच, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की भी फरमाइश की इन्होंने। चंद्रेश शर्मा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा मोहम्मद इरशाद अहमद, ललित नारायण मिश्र, पूर्व रेल मंत्री भारत सरकार, इनकी कहानी सुनना चाहते हैं, और मैं इरशाद साहब ऑलरेडी इसको सुना चुका हूँ, इसी कहानी के एपिसोड में आपको मिल जाएगी। दीपक गौर मुंबई से हैं, आपसे जब आऊँगा ज़रूर मुलाकात होगी दीपक। साथ ही अनीस और साजिद साहब, थैंक यू। अनीस से मेरी अभी बात भी हुई थी सैटरडे को, मैं फिर मंडे को आपके बारे में बात करना भूल गया। और साजिद साहब ने मुझे व्हाट्सअप करना था, उन्होंने मैसेज भी नहीं किया, लेकिन मुझे याद था। तो आप लोग हमेशा अच्छे रहें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।